एक ऐसी यात्रा की कल्पना करना भी मतलब रोंगटे खड़े कर देता है, जो जो आराम से छुट्टियां बिताने के लिए नहीं शुरू हुई थी, हाँ बिल्कुल, छुट्टियां तो बहुत दूर की बात है। है ना? मतलब ये पूरी मानव सभ्यता के अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद थी। इंसान हड्डियों को जमा देने वाली बर्फ से जूझ रहा था, खूंखार भालुओं से लड़ रहा था, और फिर चलते-चलते उसने दर्शन शास्त्र और विज्ञान तक का सफर तय कर लिया। सही कहा। और ये सफर सिर्फ नक्शे पे लकीरें खींचने जैसा नहीं था। हम जो राहुल सांकृत्यायन की वोल्गा से गंगा का आज विश्लेषण कर रहे हैं, वो साफ दिखाता है कि 8,000 सालों के इस प्रवास ने हमारी मानसिकता को कैसे गढ़ा है। और आज हमारी इस विस्तृत चर्चा का मिशन भी यही है। मतलब हम 6000 ईसा पूर्व से शुरू करके डिकोड करेंगे कि वोल्गा नदी के ठंडे तटों से गंगा के मैदानों तक की इस यात्रा ने हमारी आधुनिक संस्कृति की नींव कैसे रखी। बिल्कुल। और कैसे यात्राओं ने इंसान को सिखाया कि जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने का नाम नहीं है, बल्कि बल्कि ज्ञान की खोज भी है। तो इसको समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। मतलब ऐसे दौर में जहां हम और वो कुछ था ही नहीं, सिर्फ इंसान और प्रकृति की लड़ाई थी। निशा वाला अध्याय जो 6000 ईसा पूर्व का है। हाँ, वोल्गा नदी का तट, जहाँ का नजारा सच में बहुत क्रूर था। चारों तरफ बर्फ, तापमान इतना कम कि खून जम जाए। और इंसान गुफाओं में छिपकर रहने को मजबूर था। उनके पास शिकार के लिए भद्दे पत्थर थे, खाना पकाने का कोई तरीका नहीं था, बस कच्चा या आग पर थोड़ा सा भुना हुआ मांस। मतलब ये कोई ऐसा प्रवासन नहीं था जैसे आज हम बेहतर वाईफाई सिग्नल के लिए कैफे बदल लेते हैं या नई नौकरी के लिए शहर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक प्रेशर वॉल्व की तरह था। गुफाओं में शिकार कम पड़ा, ठंड मौत बन गई, तो आगे बढ़ना कोई चॉइस नहीं थी। वो जिंदा रहने की इकलौती शर्त थी। बिल्कुल। वो थोड़ी सी गर्माहट के लिए दक्षिण की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन इस स्रोत में जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है, वो है उनका सामाजिक ढांचा। हाँ, मात्र सत्तात्मक समाज, परिवार की मुखिया, एक बुजुर्ग महिला। सही। और इसके पीछे एक बहुत ही तार्किक कारण भी था। उस बर्फ के युग में जब समाज पूरा खानाबदोश था, जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, बस हर दिन किसी तरह बचना है। मौसम से और जंगली जानवरों से। हाँ, तो ऐसे में नए जीवन को जन्म देना सबसे जादुई और रहस्यमयी घटना मानी जाती थी। जो जीवन दे सकती थी, यानी माता, वही कबीले की धुरी थी। पितृत्व का कॉन्सेप्ट तो तब तक स्पष्ट भी नहीं था। मातृत्व एक निर्विवाद सत्य था। रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। जी बताइए। स्रोत कहता है कि जब हम पुरोहित और पुरुधान काल में आते हैं, मतलब 2500 से 2000 ईसा पूर्व के आसपास, तो ये समाज अचानक पितृसत्तात्मक होने लगता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था मानव इतिहास का। तो क्या मतलब सिर्फ तांबे के कुल्हाड़ों और गेहूं की खेती के आ जाने से हजारों साल पुरानी व्यवस्था रातों रात खत्म हो गई, या संसाधनों पर कब्जे की कोई बड़ी राजनीति थी? देखिए, इसे रातों रात हुआ बदलाव तो नहीं कहूंगी, लेकिन तांबे की खोज ने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसने सब पलट दिया। कैसे? जब इंसान के पास सिर्फ पत्थर के हथियार थे, तो बड़ा पेड़ काटना लगभग असंभव था। तांबे के कुल्हाड़े ने उन्हें जंगल साफ करने की ताकत दी। जंगल साफ हुए तो जमीन मिली, और उस जमीन पर गेहूं की खेती शुरू हुई। मतलब अब शिकार के लिए दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। स्वाद घाटी जैसी जगहों पर वो खानाबदोश जीवन छोड़कर स्थायी बस्तियों में बसने लगे। और यहीं से जन्म हुआ एक खतरनाक नई अवधारणा का, यानी संपत्ति। संपत्ति मतलब जमीन का टुकड़ा, अनाज से भरे भंडार और मवेशी। अब उनके पास कुछ ऐसा था जिसे तिजोरी में, खैर तिजोरी तो नहीं पर सहेज कर रखा जा सकता था। हाँ, और जब एक कबीले के पास जमीन और अनाज जमा हो गया, तो जाहिर है दूसरे कबीलों की नजर उस पे पड़ेगी ही। तो अपनी चीजों को बचाने के लिए अब बाहुबल और हथियारों की जरूरत पड़ने लगी। एकदम सटीक विश्लेषण है आपका। जो समाज पहले साथ मिलकर शिकार करने पर टिका था, वो अब अपनी संपत्ति की रक्षा के इर्द गिर्द घूमने लगा। युद्ध लड़ने वाले पुरुषों का महत्व कबीले में अचानक सबसे ज्यादा हो गया। ओहो, और फिर अपनी उस संपत्ति को अपनी अगली पीढ़ी मतलब बेटों को सौंपने की चाहत ने विवाह की संस्था और पितृसत्ता को जन्म दिया।
हाँ, तो एक तरह से तांबे और खेती ने उन्हें मौसम की मार से तो बचा लिया, लेकिन वर्ग भेद और युद्ध जैसी नई सामाजिक उलझनों में डाल दिया। मतलब समाधान नहीं, नई समस्या पैदा कर दी। और जब इन कबीलों की आबादी बढ़ी, जमीन की भूख बढ़ी, तो उनका दूसरी सभ्यताओं से टकराना तो तय ही था। बिल्कुल। और यही हुआ 1800 ईसा पूर्व के अंगिरा काल में। जब ये घुमंतु आर्य नए उपजाऊ इलाकों में पहुंचे, जो जगह पहले से खाली नहीं थी, वहां असुर या दास नाम की एक उन्नत सभ्यता मौजूद थी। और ये इतिहास के सबसे बड़े टकरावों में से एक है। ये सिर्फ दो कबीलों की नहीं, बल्कि दो पूरी तरह से अलग जीवन शैलियों की लड़ाई थी। एक तरफ आर्य, जो अभी भी काफी खाना बदोश थे, लेकिन उनके पास तेज दौड़ने वाले घोड़े और हथियार थे। उनकी ताकत थी उनकी स्पीड और आक्रामकता। और दूसरी तरफ असुर, जो स्थायी नागरिक थे। उनके पास पक्की ईंटों के शानदार घर थे, खेती के बेहद उन्नत तरीके थे और पूरी एक व्यवस्थित नगर संरचना थी। और उनके धार्मिक विचार भी तो बिल्कुल अलग थे ना। मतलब आर्यों के देवता इंद्र थे, जो युद्ध और वज्र के प्रतीक थे। खानाबदोश योद्धाओं के लिए एकदम फिट। हाँ, और दूसरी तरफ असुर शिष्ण देव यानी लिंग पूजा करते थे। एक किसान सभ्यता के लिए तो जमीन का उपजाऊ होना ही सब कुछ है, तो उन्होंने प्रकृति और प्रजनन को पूजा। पर यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हम इतिहास को हमेशा हमलावर और पीड़ित के चश्मे से देखते हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं था कि जीतने वाले हारने वालों से बहुत कुछ सीख रहे थे? अगर हम इसे व्यापक सामाजिक नजरिए से देखें तो सच्चाई यही है। सैन्य जीत और सांस्कृतिक जीत में बहुत बड़ा अंतर होता है। मतलब जो सेना से जीत जाते हैं, वो अक्सर विजित सभ्यता के रंग में ही रंग जाते हैं। आर्यों ने युद्ध भले जीत लिया हो, लेकिन जब उन्हें उन्हीं उपजाऊ जमीनों पर बसना था, तो उन्हें असुरों के उन्नत खेती के तरीके सीखने पड़े, पक्की ईंटों के घर बनाना सीखना पड़ा। और उन्होंने शिव और प्रजनन की पूजा को भी धीरे धीरे अपने धर्म में शामिल कर लिया। बिल्कुल। तो प्रवासन का असली प्रभाव यही है। ये शुरुआती दौर की हम बनाम वो की दीवारों को पूरी तरह ढा देता है। तो मतलब किसी की भी पहचान पूरी तरह विशुद्ध नहीं रही। शुद्धता का वो सारा अहंकार प्रवासन की भट्टी में पिघल ही जाता है। जब दो अलग अलग नदियां मिलती हैं, तो संगम के बाद पानी किसी एक नदी का नहीं रह जाता। शुद्धता का अहंकार पिघल जाता है, ये बात आज के दौर में भी कितनी प्रासंगिक है। फिर एक समय ऐसा आया जब ये भौतिक संघर्ष शांत हुआ, पेट भरने की चिंता खत्म हुई। और तब मानव का प्रवासन शारीरिक सीमाओं को पार करके वैचारिक और दार्शनिक बन गया। यात्रा का मकसद अब जमीन लूटना नहीं, बल्कि ज्ञान पाना हो गया। हथियार नीचे रख दिए गए और विचारों के युद्ध शुरू हुए। आम उपनिषदों के काल की बात करें तो प्रवाहन अध्याय में गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो शास्त्रार्थ आता है। हाँ, और ये दिखाता है कि समाज में ताकत का पैमाना अब तांबे का कुल्हाड़ा नहीं, बल्कि ब्रह्म ज्ञान या यूनिवर्सल नॉलेज बन गया था। एक महिला भारी सभा में उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी को ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर चुनौती दे रही है। ये बहुत बड़ी बौद्धिक छलांग थी। लेकिन क्या ये वैचारिक विकास सिर्फ भारत की भौगोलिक सीमाओं के अंदर ही हो रहा था? नहीं नहीं, विचार तो कभी सीमाओं में कैद नहीं रहते। जब हम नागदत्त के समय में तक्षशिला विश्वविद्यालय को देखते हैं, तो वो पूरी दुनिया के विचारों का एक क्रूसिबल था, एक ऐसा बर्तन जहां अलग अलग सभ्यताएं उबलकर नई शक्लें ले रही थीं। मतलब एक प्राचीन इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की तरह, जहां ग्रीक्स यानी यवन और भारतीय सिर्फ व्यापारिक सामान नहीं, बल्कि अपने अपने दर्शन और तर्कशास्त्र का आयात निर्यात कर रहे थे। और कि सत्य की कसौटी इंसान का अपना दिमाग है, वो भारतीय अध्यात्म के साथ घुल मिल रहे थे। और इसका सीधा असर कला पर भी दिखा। स्रोत में अश्वघोष का जिक्र है, जो संस्कृत और प्राकृत भाषाओं को मिलाकर नाटक लिख रहे थे। संभ्रांत वर्ग और आम जनमानस की भाषा को एक ही मंच पर ले आए। ये कलात्मक संश्लेषण बताता है कि समाज ने बाहरी प्रभावों को खारिज करने के बजाय उन्हें आत्मसात करना सीख लिया था। तो जब हम इन 8000 सालों के पन्नों को पलटते हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस यात्रा का असली उद्देश्य क्या था। वही तो, शुरुआत हुई गुफा में भालुओं के डर से और अंत हुआ तक्षशिला के खुले आंगनों में सत्य की खोज से। बिल्कुल। अलग अलग सभ्यताओं जैसे भारतीय और यूनानी के मिलने से ही आज की आधुनिक तार्किक सोच, विज्ञान और कला का आधार तैयार हुआ। मतलब अगर इंसान उसी बर्फीली गुफा में रुका रहता तो कभी यहां तक नहीं पहुंच पाता। हर यात्रा में हमने कुछ पुराना पीछे छोड़ा है और कुछ नया अपनाया है। और यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक भी है।
जो लोग आज अपनी संस्कृति के विशुद्ध होने का दावा करते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि कुछ भी पूरी तरह से विशुद्ध विकसित नहीं हुआ। हमारा खाना, कपड़े, भाषा, सोच सब सदियों के प्रवासन और सांस्कृतिक मिलन का ही परिणाम है। हम सभी असल में मुसाफिरों की ही संतानें हैं। सोचिए जरा, अगर हमारे पूर्वजों ने ठंड से घबराकर वहीं गुफा में दुबकने का फैसला किया होता, या अगर उन्होंने नए लोगों और नए विचारों के लिए अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिए होते, तो क्या हमारे पास आज ये वैचारिक गहराई होती? बिल्कुल नहीं। हमारी मानसिकता का दायरा शायद उसी गुफा जितना ही छोटा रह जाता। तो शायद हर सफर के अंत में यही एक सवाल बचता है कि क्या यात्रा का असली मकसद सिर्फ लोकेशन बदलना या दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदलना? असली यात्रा तो वही है जो दिमाग के बंद दरवाजे खोल दे। तो श्रोताओ, अगली बार जब आप कहीं जाएं तो खुद से पूछिएगा, क्या आज के इस डिजिटल युग में, जहां हम शारीरिक रूप से बहुत कम यात्रा करते हैं, हमारे विचार भी एक ही जगह ठहर कर एक नए प्रकार की वैचारिक गुफा तो नहीं बना रहे हैं? क्या हम नए विचारों से टकरा रहे हैं या अपनी ही मान्यताओं की बर्फ में जमे हुए हैं?